भाई बताइए कि आपकी स्मृति में ऐसा जैसा समय पिछले 5 वर्षों से खास तौर पर दिख रहा है, ऐसा समय आपकी स्मृति में पहले कभी आया जिसमें बुद्धिजीवियों को गोलियां मारी जा रही हैं, गरीब और निहत्थे निर्दोष लोगों को भीड़ मार रही है, और ऐसे में हिंदी का जो लेखक है या जो रचनाशील लोग हैं उनको जैसे लगता है कि काट मार गया, उनके पास इस सब से रिस्पॉन्ड करने का कोई तरीका नहीं लगता आपको? इरफान भाई, असल में भारतवर्ष में और हिंदी के लेखकों को इस प्रकार का अनुभव, इस प्रकार के आपात स्थिति का, इस प्रकार के फासिस्ट संस्कृति का कोई अनुभव या कोई उनका बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि जिससे वो तत्काल एक तैयार होकर के इन परिस्थितियों के खिलाफ अपना प्रतिरोध दर्ज कर सके। तो फुटकर रूप से तो प्रतिरोध होता है, लेकिन हिंदी का लेखक अपनी रचनाशीलता में अभी इस पूरे संकट को ठीक तरह से शायद समझ भी नहीं पा रहा है, और जब आप नहीं समझ पाते तो उसका प्रतिरोध भी सही तरह से आप नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि ये जो समय हमारे देश में है, जो हिंसा है, जो नफरत है, जो इंटॉलरेंस है, असहिष्णुता है, ये दुनिया के इतिहास में पिछले 100-200 वर्षों में विभिन्न मुल्कों में हो चुकी है। हम लोगों ने तानाशाही के दुनिया में दौर देखे हैं, इससे भयानक हिंसाएं देखी हैं, फासिज्म का खौफनाक चेहरा देखा है, और जर्मनी से लेकर के इजराइल तक यूरोप के अंदर इस प्रकार की हज़ारों घटनाएं होती रही हैं। तो हमको अपने इतिहास से कुछ सबक लेना चाहिए, विश्व के इतिहास से, जिसको हम विश्व दृष्टि कहते हैं। विश्व दृष्टि तभी होगी जब हम अपने विश्व इतिहास से सबक लेंगे। वैसी तैयारी हमारे लेखकों की, साहित्यकारों की नहीं है। तो ये आपका कहना सही है कि जितना प्रतिरोध समय के साथ होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। आपकी जानकारी में जो जितना भारतीय इतिहास है, आपकी जानकारी में उतने हिस्से के भारतीय इतिहास और उसमें अलग अलग चरणों में लेखकों के रिस्पॉन्ड को अगर देखें तो मतलब अगर आप औपनिवेशिक गुलामी से मुक्ति के संदर्भ में देख लें या फिर इमरजेंसी आदि को याद करें, तो आपको कौन सा ऐसा समय दिखाई देता है जिसमें लेखकों ने उस तरह रिस्पांस दिया? जैसा लेखक तो अंततः समाज का ही एक हिस्सा है। आपातकाल में जो पिछला आपातकाल था, वह इतनी जल्दी कैसे उठ गया? अगर उस आपातकाल की घंटी जनता ने और लोगों ने नहीं बजाई होती तो इतनी जल्दी आपातकाल हटने वाला नहीं था। तो मैं ये समझता हूँ कि सकारात्मक स्थिति ये है कि उस आपातकाल का विरोध मुखर रूप से न भी आपको दिखाई दे रहा हो, लेकिन अंडरवर्ल्ड में, एक नीचे की दुनिया में, जनता में उसका रोष था, जिसकी भनक, क्योंकि प्रेस सेंसरशिप भी थी, जिसकी भनक आपातकाल लगाने वालों को हुई। एक चीज़। दूसरी चीज़, जो औपनिवेशिक भारत था, मतलब 1857 की लड़ाई है, मान लीजिए उस समय को देखिए, गदर है, उसमें तो लगातार प्रतिरोध होते रहे देश में। असल में ये देश इतना बड़ा है, इतना विशाल है, इतने टुकड़े टुकड़े में अलग बटा हुआ है कि हम उसको एक मुश्त रूप में देख नहीं पाते। लेकिन हर जगह, बंगाल के अकाल के बाद चित्रकारों ने खूबसूरत
श्रमिकों के विद्रोह का, जहाज नाविकों के विद्रोह के चित्र बनाए, हजारों चित्र बनाए गए। लोगों ने कविताएं लिखी। नवारुण भट्टाचार्य और नवारुण के पहले बांग्लादेश में जो कवि हुए, कर्नाटक में कन्नड़ में जो कवि हुए, वो अंततः रिवोल्ट तो कर ही रहे थे ना। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो आपने अभी जिक्र किया गोली मारने का लोगों को, कई लोगों को पिछले 3-4 सालों में मौत के घाट गोली मार के उतार दिया गया। इसका मतलब ये है कि गोली मारने वाला ये महसूस कर रहा है कि हमारे लिए ये संकट है, ये संकट हमारे लिए है, ये लोग संकट हैं और ये बड़े प्रतीक हैं। जिनको गोली मारा गया या मारी गई, यही लोग केवल नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि समाज में वो अंकुर हैं जो अंकुर इसके खिलाफ हैं, फासिज्म के खिलाफ हैं, आपके दमन के खिलाफ हैं, असहिष्णुता के खिलाफ हैं। ये आपको देखिए। दूसरी बात, ये पुरस्कार वापसी वाला मामला देखिए। पुरस्कार वापसी केवल इस समय नहीं, बल्कि 10 साल पहले भी बहुत सी पुरस्कार वापसियां हुई हैं। बड़े पुरस्कारों को भी लोगों ने वापस किया है जब इतने बड़े इशू नहीं थे। तो इसकी एक परंपरा है कहीं न कहीं हमारे देश में, और हमको ये नहीं मानना चाहिए कि चीज़ें बिल्कुल ठंडी हैं, शिथिल हैं, नकारा हैं। ऐसा नहीं है। जनता कभी चुप रहती है, कभी मौन रहती है और अपना काम करती रहती है। ये बात सही है कि लेखकों का जो दायित्व है वो उस रूप में नहीं दिखाई दे रहा है जितना होना चाहिए, लेकिन मुझको लगता है कि अब धीरे धीरे ये अनुभव, जो नया अनुभव है लेखकों का, उससे कहीं न कहीं प्रतिरोध की शक्तियाँ बढ़ेंगी। आपका कहना ठीक है कि जनता अपने तरह से उसका जवाब देगी। मेरा सवाल लेखकों से अधिक है कि जो पुरस्कार लेकर, किताबें छपवाकर और मतलब लेख की बिरादरी में अपने को गिनना चाहते हैं, अपने मतलब इस बात का तमगा, इसका श्रेय लेते हैं कि वो लेखक हैं, वो संवेदनशील हैं, वो रचनाकार हैं आदि। उनको इस बात की ग्लानि नहीं होती कि वो अपने समय के प्रश्नों से टकरा नहीं पा रहे हैं, उनको अपनी रचना में प्रतिबिंबित नहीं कर पा रहे हैं। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हिंदी लेखन का एक बहुत बड़ा समुदाय है, बहुत बड़े प्रतिशत में वो ऐसा है जिसको जो आत्ममुग्धता में डूबा हुआ है, जो पैसे दे के अपनी किताबें छपवाता है, जो पैसे दे करके अपने ऊपर पुरस्कार या अपने ऊपर आलोचनाएं लिखवाता है, पुरस्कार प्राप्त करने की प्रक्रिया में जाता है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्योंकि हिंदी एक बड़ी भाषा है और हिंदी भाषा के पीछे एक बहुत बड़ा मतलब आर्थिक समुदाय लगा हुआ है, एक बहुत बड़ा व्यापार, एक बहुत बड़ा बाजार लगा हुआ है। इसलिए उस बाजार के कारण जो बाजार की शक्तियां हैं हिंदी प्रकाशन में खास तौर पर, वो इन लेखकों का दुरुपयोग करती हैं और इन लेखकों को इस प्रकार की कोई सजगता नहीं है कि हम अपनी जनता के साथ, अपने समाज के साथ, अपने समय के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। ये घोर आत्ममुग्धता का काल है और इसमें हजारों लेखक इसके शिकार हैं। ये आपका कहना बिल्कुल सही है। लेकिन ये आत्ममुग्धता किसी एक कालखंड में या किसी वन फाइन मॉर्निंग तो पैदा नहीं हुई होगी, उसका कोई पीछे से उसकी कोई निरंतरता चली आ रही होगी। इसको इस संदर्भ में भी सोचिए कि समाज को प्रगतिगामी बनाने के लिए, चेतना को प्रगतिगामी बनाने के लिए जो एक बड़ी संख्या, जिसमें आप भी शामिल हैं, जो रचना कर्म कर रहे हैं, उसका लोगों के जीवन में वो रासायनिक परिवर्तन करने में वो कहीं क्या नाकाम हो रही है? पहले तो वो बहुत थोड़े हिस्से तक पहुंच पाती है और अंत में उन थोड़े से में भी थोड़े को सजग बनाए रह पाती है, बाकी छूटते चले जाते हैं। क्या ये विचार का विषय आपको लगता है या मतलब क्या? कई बार ये नहीं लगता कि जो कुछ किया जिंदगी में
वो बेकार गया, उसने किसी की जिंदगी को इतनी भी मिठास नहीं दी कि वो खड़ा हो सके इस तरह की प्रगतिगामी सोच के खिलाफ। आपके सवाल में दो बातें हैं कि इसका कोई बीज पहले रहा होगा। मुझको ऐसा लगता है कि हमारा जो अतीत है, जो तत्काल का जो अतीत है हमारा, उसमें लेखक समाज, कला समाज के अंदर ये बीज नहीं थे। जैसे आप देखिए, नागार्जुन को देखिए, त्रिलोचन को देखिए, मुक्तिबोध को देखिए, छायावाद काल के कवियों और लेखकों को भी आप देखिए, इनका एक्सपोजर नहीं था। त्रिलोचन की धरती तो 20 साल के बाद छपी। मुक्तिबोध की महान कविताएं जो हैं उनकी मृत्यु के बाद आई सामने। तो मुझको ऐसा नहीं लगता, कबीर से अगर आप लीजिए और नागार्जुन तक आइए, इस लंबी परंपरा में मुझको ऐसा नहीं लगता कि कोई स्पष्ट बीज हमारी प्रतिगामिता के, आत्ममुग्धता के या अपने को प्रकाशित करने के रहे हों, ऐसा तो मुझे नहीं नज़र आता। समझे, खोजने पर, उसकी रिसर्च करने पर हो सकता है कि कुछ आपको ऐसे उदाहरण मिल जाएं, लेकिन मूलतः भारतीय समाज, भारतीय लेखक, भारतीय पेंटर, भारतीय संगीतकार ऐसे थे नहीं जो जैसा कि दृश्य आज है। तो ये क्यों ये ऐसा सब पैदा हो गया, ये क्यों हो गया? इसका मतलब ये है कि ये जो बड़े पैमाने पर आपने कहा कि 50 लोग भी उनकी रचनाओं को नहीं पढ़ते। मैं आपको ऐसा उदाहरण बता सकता हूँ, मेरा ये अनुभव है कि एक शहर में, एक छोटे शहर में आपको हर वर्ष कम से कम 100 कवियों की कविता पुस्तकें स्थानीय तौर पर छपती हुई मिलती हैं। और अगर आप इसका योग करिए, इसका गुणन करिए, तो अब देखिए पूरे देश में, हिंदी बेल्ट में, हिंदी पट्टी में वो कितना बड़ी संख्या वो होगी। तो वो इट इज़ ए ह्यूज वेस्ट। इससे बड़ा कूड़ा आपको किसी दूसरी भाषा में नहीं मिलेगा। इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि हिंदी में बहुत बड़ी पूंजी लगी हुई है, पुरस्कारों के तौर पर, प्रकाशन के तौर पर, मास मीडिया के तौर पर, हिंदी के अध्यापकों, हिंदी अध्यापन और हिंदी की लाइब्रेरियों, वाचनालयों के तौर पर इसका बहुत बड़ा फंड है पूरे देश में। अगर उसको आप देखिए तो वो पैसा जो है अंततः इस कूड़े को खरीदने में भी जाता है। आप जिसको कूड़ा कह रहे हैं, ये कूड़ा अगर आप हिंदुस्तान की 100 पुस्तकालयों को जाके देखें तो उसमें आपको 70% कूड़ा मिलेगा जिनका नाम आपने नहीं सुना होगा। तो ये एक पूरी चेन बन गई है, पूरी प्रक्रिया बन गई है। इसीलिए ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिलता है, उत्साह मिलता है कि वो अपना पैसा दे करके किताबें छपवाते हैं। और वो किताबें फेंकी नहीं जाती, वो किताबें प्रकाशक लोग लाइब्रेरियों में, वाचनालयों में, यहाँ तक कि राष्ट्रीय पुस्तकालयों में भी वो इस तरह की किताबें बिक रही जा रही हैं। इसमें एक लंबा भ्रष्टाचार भी शामिल है। और दूसरा जो पक्ष था मेरे सवाल का, ये तो हुआ पहला जो आपने बताया। जो मैं ये कह रहा हूँ कि कई बार खुद भी तो आपको भी ये लगता होगा कि जो कुछ लिखा, जिस दिशा में पत्रिका प्रकाशन करके और एक मतलब अपने हिंदी समाज में एक सजगता और प्रगति की ओर लोगों को उन्मुख करने में वो समाज कहाँ जा रहा है। मतलब वो एक पिछले कम से कम 4-5 साल में तो आप खुद देख रहे हैं। नहीं, वो तो आप सही कह रहे हैं कि देखिए आत्ममुग्धता जो है वो सबसे पहले आदमी की चेतना को नष्ट करती है, उसकी वजूद को ही वो पहले खत्म करती है। क्योंकि जब आदमी को अपने प्रति, अपने से प्रेम हो, नार्सिसस भाव हो, अपना ही चेहरा वो देखता हो, अपनी ही किताब को वो पढ़ता हो, अपने 4 दोस्तों को पढ़ने के लिए विवश करता हो, तो वो चेतना कैसे उसके अंदर हो। और वो चेतना बाजारों के कारण वो चेतना उसके अंदर नष्ट हो गई है। उसको इस बात का कोई गुमान ही नहीं है कि मेरी किताब का कोई बिंदु भी इस समाज में, इस साहित्य की दुनिया में
कहीं उसकी कोई कीमत है या उसका कोई अर्थ है। तो ये तो हो गया है, इसके व्यापक कारण हैं, इसके विश्वव्यापी कारण हैं। आप सोचिए, इसके विश्वव्यापी कारण हैं। आप ये देखिए कि हिंदुस्तान के जो बड़े प्रकाशक थे, जो महान किताबों को छापते थे, अब देखिए आपके देश में राहुल सांकृत्यायन की किताबें उपलब्ध नहीं हैं। उस नाम की सूची में ऐसे 10 नाम और जोड़ लीजिए जिनकी किताबें आपको अब बाज़ार में नहीं मिलेंगी। तो बाज़ार तो सस्ती चीज़ों को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि सस्ती चीज़ों को प्रोत्साहित करने से बाज़ार को लाभ है। आप देखिए बाज़ार में जो सस्ती वस्तुएं हैं वो ज़्यादा बिकती हैं, महंगी वस्तुएं कम बिकती हैं। तो ये बिल्कुल शुद्ध रूप से बाज़ारीकरण का या बाज़ारू भाव का ये कारण है कि आदमी अपने में ही केंद्रित है। उसको आज वो सोशल मीडिया पर लिखता है, अखबार की तरह, देखिए अखबार की तो रद्दी भी मिलती है, लेकिन अखबार की तरह वो दूसरे दिन खत्म हो जाता है, फिर दूसरे दिन आता है, फिर तीसरे दिन खत्म हो जाता है। विवादों को छोड़ दीजिए, विवाद भी बहुत ही घटिया किस्म के हैं, किसी प्रकार के बड़े विवाद वहाँ पर भी उपलब्ध नहीं है। लेकिन हम लोग उस सोशल मीडिया को इसलिए पसंद करते हैं कि तत्काल हमको कुछ खुशी मिलती है, तत्काल हमको पसंदीदगी मिलती है, तत्काल हमको कुछ न कुछ उसका आनंद प्राप्त हो जाता है और दूसरे दिन वो खत्म हो जाता है। उसका जो केंद्र है, वो केंद्र आदमी का स्वयं का अहंकार है, उसके बाहर कुछ भी नहीं है। इसलिए ये चीज़ें तुरंत नष्ट हो जाती हैं, उसमें चेतना नहीं होती किसी प्रकार की। और जो आपका ये सवाल है कि इस प्रकार के थोड़े से लोग हो सकते हैं, लेकिन बहुसंख्यक समाज में तो चारों तरफ जो इधर साक्षात्कार आ रहे हैं वो लोग यही कह रहे हैं कि हम लोग काफ़ी निराश हैं और लगता है कि इस निराशा से निकलना बहुत कठिन है। अभी पिछले दिनों मैंने 4-5 बड़े साक्षात्कार पढ़े बड़े लेखकों के, जिन्होंने यही व्यक्त किया है कि इतनी निराशा और इतनी हताशा है, इतना डिप्रेशन है, कि इतना अवसाद है कि हमको नहीं लगता कि इस स्थिति से हम लोग उबर पाएंगे। हालांकि मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता हूँ, इससे तो आदमी उभरेगा ही, क्योंकि जनशक्ति जो होती है वो अंततः अपना काम करती है। हाँ, जाहिर है कि ये बात कहने के पीछे आपके पास कोई अनुभव सिद्ध आधार होगा। फिर भी ये कहिए कि अब आपकी उम्र करीब 87 साल हो रही है, ऐसा कुछ अभी आपने हमें बताया। कितनी उम्र हो रही है अभी आपकी? 82 वर्ष। 82 साल आपकी उम्र अभी हो रही है, और पूरा जीवन अपने लेखन और अपने जो सहनागरिकों के उनकी चेतना उन्नत करने में गुजारा, चाहे वो अपने पर्सनल राइटिंग या संपादन या एक इतना लंबा साहित्यिक पत्रकारिता का जो आपका अनुभव है। कभी बैठकर सोचते हो तो उन्हीं लोगों को जिनके लिए ये सब कुछ किया जा रहा था, वो लोग ही भरोसे के नहीं निकल रहे हैं, या वो उन पर वो काम नहीं कर रहा है। ये जो पूरा उद्यम है, कभी बैठकर सोचने पर कभी ऐसा लगता है कि ये कहीं फेल हो रहा है ये काम? देखिए, मैं इसको इस रूप में लेता हूँ कि जैसे मैंने अपना लेखन करीब 30 वर्ष पहले, मेरा अपना रचनात्मक लेखन 25 वर्ष पहले मैंने ख़त्म किया। फिर मैंने संपादन का काम या दूसरे काम किए मैंने। ये आज तक आप ये देखिए कि मेरी किताब, मैंने बहुत कम लिखा है और मेरी 2-3 ही किताबें हैं, लेकिन उन 2-3 किताबों पर उनके लगातार रिप्रिंट होते हैं। और मैं मानता हूँ कि मेरी ही तरह ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी किताबें रिप्रिंट हो रही हैं, पढ़ी जा रही हैं, हज़ारों की संख्या में जा रही हैं, मुझको रॉयल्टी भी मिल रही है उसकी जो है।
तो मैं ये मानता हूँ कि वो चीज़ खत्म नहीं हुई, कहीं असर तो कर रही है, वो पढ़ा तो जा रहा है कहीं, शायद वो अदृश्य है, हम उसको देख नहीं पाते। इस चकाचौंध में बहुत सारी चीज़ों में जो चीज़ें चुपचाप हो रही हैं, काम कर रही हैं, ये लिखने पढ़ने का जो काम है, अभिव्यक्ति का जो काम है, ये काफ़ी चुपचाप होता है। इसमें कोई शोर नहीं है, इसमें कोई हल्ला गुल्ला नहीं है। प्रेमचंद की किताबें आज भी सबसे ज़्यादा बिक रही हैं। और हम लोग जो 4 यार थे, हम लोग कहानीकार थे, उसमें हमारी दूधनाथ सिंह की, कालिया जी की किताबें सबसे ज़्यादा बिक रही हैं नई पीढ़ी के लोगों की तुलना में। तो इसका मतलब ये है कि लोगों की आकांक्षा क्या है, इससे साबित होता है। ये बात सही है कि धीरे धीरे इसमें कमी भी आ रही है। ये आपका कहना सही है कि ये आगे नहीं बढ़ रहा है, अग्रसर नहीं हो रहा है। हमारे बाद और हमारे बाद की जो नई बिल्कुल पीढ़ी, जिसका आपने सवाल उठाया भी था, इसमें कोई उस तरह की चेतना, कोई स्थायी काम करने की बात नहीं है। भाषा को ही लेकर के आप देखिए, मैंने 20 बार मेरा विस्थापन हुआ है। मेरे 82 वर्ष के जीवन में 20 बार मेरा विस्थापन हुआ है, और दूसरी भाषाओं के राज्यों में विस्थापन मेरा हुआ। इससे मेरी भाषा में एक धातु का निर्माण हुआ। लेकिन अब लोग जाते नहीं, आते नहीं, मिलते नहीं, जुलते नहीं, लोगों के दोस्त नहीं हैं, लिखने पढ़ने वाले लोगों के दोस्त नहीं हैं, मित्र नहीं, उनका समाज नहीं है। तो ये दुखद स्थिति तो हो रही है। अब इसके बहुत सारे कारण हैं, इन कारणों की खोज हमको करनी होगी। अभी जब आप पहल के जो ताज़ा अंक जब आप संपादित करते हैं, तो उसमें आने वाली रचनाओं में आपको ये भरोसा है, मतलब आश्वस्ति है कि हाँ, जो लेखक हैं वो अपने समय को अब धीरे धीरे समझने की कोशिश कर पा रहे हैं, जो आप चुन पाते हैं जो कहानियाँ या रचना? नहीं, ये थोड़ा कठिन काम है। कठिन काम इसलिए है कि मुझको पहल के लिए रचनाएं प्राप्त करने में, और उस तरह की रचनाएं प्राप्त करने में जिसका कि आप जिक्र कर रहे हैं, काफ़ी कठिनाई होती है। बहुत ही घटिया किस्म की रचनाएं तो अपार मात्रा में आती हैं, लेकिन वो रचना जो साहित्य को आगे ला रही हो, जो हमारे समय को पहचान रही हो, जिसमें कोई तेजस्विता हो, मौलिकता हो, ताजगी हो, समझे, जो समय से टकरा रही हो, ऐसी रचनाओं को बहुत मुश्किल से प्राप्त करना होता है। उसको लिखाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। उसके लिखने वाले भी बहुत कम संख्या में हैं, इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि रचनाकारों को रिपीट करना पड़ता है, बार बार उनकी रचनाएं छापनी पड़ती है, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी संख्या में लेखक हमारे समाज को प्रकट करने के लिए नहीं है। अब यहाँ पर हम आपसे ये अपने एक दूसरे इंटरव्यू में हमने अशोक वाजपेयी को ये कहते हुए सुना, जो हमने उनसे ये पूछा कि लिखते क्यों हैं, तो उनका कहना था कि वो लिखकर अमर होना चाहते थे, क्योंकि लिखे हुए शब्द लंबे समय तक रहेंगे, रचनाएं लंबे समय तक रहती, वो लिखकर अमर होना चाहते थे। आपने कहा कि 30 साल पहले आपने लिखना भी करीब करीब बंद कर दिया, वैसा अपना निजी रचनात्मक लेखन आपने 30 साल पहले बंद कर दिया। जब तक आपने लिखा तो आपने क्यों लिखा, अगर अशोक वाजपेयी के उस बयान को संदर्भ में रखें तो? देखिए, इसका उत्तर तो बड़ा विचित्र है। मैं अपने जीवन में बहुत लुम्पेन किस्म का व्यक्ति था। जब कम्युनिस्ट विचारधारा के निकट में आया, तब मेरा ये तत्व घटा, खत्म हुआ। उस समय मैं लिखता था, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरी कोई भी कृति, कोई भी कहानी की कोई कॉपी मेरे पास नहीं। मैंने किसी भी अपनी रचना को रिपीट नहीं किया, पढ़ा नहीं, देखा नहीं, मेरे पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है पूरे में। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं अमर होना चाहता था। अमर होने का कोई कॉन्सेप्ट मेरे अंदर नहीं। अशोक वाजपेयी ऐसा कह सकते हो, बहुत से लोग चाहते भी होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि अमरता कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अमरता के लिए कोई दुनिया में नहीं होता, ऐसे बहुत रेयर होते हैं लोग। तो ये तो इसको स्वीकार नहीं करता हूँ इस बात को।
मैंने अपने निजी रूप से अपने लेखन को अमरता की दृष्टि से कभी नहीं लिखा या कभी ध्यान भी मेरे अंदर इसका नहीं आया। फिर क्यों लिखा आपने? उसका लिखने का मेरे लिए एक आनंद था, क्योंकि मैं समय की नब्ज़ को, समय के मुहावरे को देख रहा था और उसको प्रकट कर रहा था। मेरे पास वो भाषा थी, मैंने उस नई भाषा का अन्वेषण किया, उसकी खोज की। मैंने अनेक ऐसे पात्र बनाए जिन पात्रों को ही मैंने बाद में मार दिया, क्योंकि मैं ये मानता था कि ये पात्र जो हैं ये अमर होने लायक नहीं हैं। मैंने उन पात्रों के खिलाफ काम किया। मैंने अपने कहानियों में अपने भाई को, अपनी माँ को, अपने पिता को पात्र बनाया, और वो समय से अगर वो पीछे हट गए तो मैंने उनको भी खत्म कर दिया। तो ये एक बड़ा कठिन काम है, बड़ा क्रूर काम भी है लेखन। उसमें अमरता का कॉन्सेप्ट, एक आनंद का कॉन्सेप्ट वो नहीं है। मैंने अपनी जिम्मेदारी को, समय की जिम्मेदारी को, और अपने उस समय का जो तात्कालिक आनंद था लेखन का, उसके लिए कहानी लिखी। और जब आपने इसे छोड़ दिया होगा इस काम को, तो वो जो आनंद का जो आकर्षण था वो बाद में फिर खींचता नहीं रहा कि उस आनंद को दोबारा हासिल किया जाए? नहीं, आनंद केवल एक ही विधा का नहीं है। मेरा जो जीवन है, पेशा है, था, व्यापार था, मेरा जो नौकरी थी वो अध्यापक की थी। मेरे शहर जबलपुर में कोई भी मुझको ये नहीं जानता था कि मैं कहानीकार हूँ। थोड़े से लोगों को छोड़ के ज़्यादातर लोग ये जानते थे मैं अध्यापक हूँ। मैं अपने शहर के अच्छे अध्यापकों में गणना मेरी की जाती है, और साहित्य के अलावा विज्ञान के और कॉमर्स के, वाणिज्य के विद्यार्थी भी आकर के मेरे क्लास में पढ़ते थे। मैंने अपने कभी पाठ को रिपीट नहीं किया, उसकी पुनरावृत्ति नहीं की। मैंने अगर चंद्रगुप्त नाटक पढ़ाया तो चंद्रगुप्त नाटक को मैंने 2 साल अगर पढ़ाया तो 2 साल में किसी दिन मैंने उसके नाटक के अपने पाठ को रिपीट नहीं किया। तो आनंद मुझे यहाँ पर भी आ रहा था, संतोष मुझे यहाँ भी मिल रहा था। जब मैंने ट्रेड यूनियन का काम किया, जब मैंने कम्युनिस्ट पार्टी का काम किया, मैंने जब प्रगतिशील लेखक संघ का काम किया, तो अशोक वाजपेयी ने ही ये बात कही कि मध्य प्रदेश में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बहुत कमज़ोर है, लेकिन प्रगतिशील लेखक संघ को ज्ञान रंजन ने बहुत शीर्ष पर पहुंचा दिया। तो आनंद का कोई एक रास्ता नहीं है, एक विधा नहीं है। फिर जब मैंने संपादन प्राप्त करना शुरू किया पहल का, तो उस समय हिंदी की बहुत सी पत्रिकाएं बंद हो रही थी। कल्पना जैसी पत्रिका बंद हो गई, लहर जैसी पत्रिका बंद हो गई, बिंदु जैसी पत्रिका बंद हो गई। कम से कम 20 महान पत्रिकाएं उस समय बंद हुई जब मैंने पहल निकालना शुरू किया। लोग नहीं चाहते थे कि मैं पत्रिका निकालूं। एक जिद थी, एक आनंद था मेरा, उसको मैंने शुरू किया। और आप जो कह रहे हैं कि पहल का जो प्रिंट ऑर्डर है वो लगातार बढ़ रहा है, हम उसको मीट नहीं कर सकते, हम उसको बराबरी कर नहीं सकते, इसलिए हम उसका प्रिंट ऑर्डर नहीं बढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि हमारा आर्थिक संसाधन नहीं है। तो ये जो बढ़ रहा है, पहल कोई सरल पत्रिका नहीं है, कोई मनोरंजन की पत्रिका नहीं है, वो कठिन पत्रिका है, लेकिन इसके बाद भी उसका प्रिंट ऑर्डर बढ़ रहा है, तो ये भी मेरा एक आनंद है। तो मैंने अध्यापक के तौर पर, सांगठनिक के तौर पर, लेखक के तौर पर, और उसके बाद संपादक के तौर पर हर अलग अलग विधाओं में अपना आनंद उठाया है, अपना काम पूरा किया है। हाँ, क्योंकि ये बात भी बहुत बहस में रहती है कि हिंदी के लेखक विविध विषयों पर नहीं सोचते और नहीं लिखते, लेकिन पहल में आपने इस काम को दिखाया है कि विविध विषयों पर लिखने वाले लेखकों के लेख उसमें छपे हैं। ये अलग बात है कि वो अभी भी एक शिकायत का बहुत से लोगों के लिए कारण है कि विविध तरह के विषयों पर। देखिए इरफान भाई, हम अभी अगर आप पहल के पिछले अंकों को देखें तो हम विज्ञान के ऊपर लगातार लिखवा रहे हैं, विज्ञान पर आ रहा है। आइंस्टाइन की जो निजी जिंदगी थी उसके ऊपर एक बहुत लंबा लेख अभी नए अंक में आ रहा है, समझे। नोबेल प्राइज विनर्स की अनूठे काम को हिंदी में लाने का काम भी स्कंद शुक्ल कर रहे हैं। तो हमने कोशिश ये की है
कि पहल को सरलता की तरफ न ले जाएं, विज्ञान की तरफ भी ले जाएं, संगीत की तरफ भी ले जाएं, कला की तरफ भी ले जाएं। हम हर दिशा में उसको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक कठिन काम है, इसका समायोजन करना बहुत कठिन है, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि पहल कठिन ही बनी रहे, लेकिन वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आपका कहना बिल्कुल सही है कि वो एक मुश्किल काम है जिसको उतने प्रयास की ज़रूरत है जो आप करते हैं। फिर लेकिन जब आप ये सोचते हैं कभी कि हिंदी की जो प्रकृति है, भाषा का एक तरह का मिस यूज या अंडर यूटिलाइजेशन लैंग्वेज का हिंदी में खासतौर पर, उसके साथ कहीं जो हम लोगों की ब्राह्मणवादी जो मोरालिटी और इथिक्स और वो जो प्रिडोमिनेंट हम लोगों के पास बोझ हैं, वो कहीं उस भाषा को कारगर ढंग से इस्तेमाल करने में आड़े आते हैं। कभी इस पर आपने सोचा कि हिंदी अपनी भाषा के रूप में अभिव्यक्ति की एक बहुत चमक लिए हुए क्यों नहीं विकसित हो पाती? इरफान भाई, ये बड़ा गंभीर सवाल है जो आपने किया है। आप रामचंद्र शुक्ल से हिंदी आलोचना को देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी से लेकर के और आधुनिक काल तक आइए। ये जो ब्राह्मणवाद आप कह रहे हैं, ये हिंदी आलोचना में आज भी बहुत प्रबल रूप से हावी है। मैं तो ये भी कहूँगा कि कहीं न कहीं रामविलास शर्मा जैसे महान आलोचक और चिंतक में भी ये तत्व मौजूद था। तो ये तो बिल्कुल सही है कि भाषा में हमारे ये जातीयता, सांप्रदायिकता, ब्राह्मणवाद, ये चीज़ें अभी भी भाषा में हमारे साहित्य के इतिहास में, उसके वर्णन में, निवेदन में अभी भी ये जागरूक है। और इस पर कुछ सवाल बीच बीच में खड़े होते हैं। हिंदी की जो एकेडमिक्स हैं, उन एकेडमिक्स में ये चीज़ें क्यों नहीं आ रही हैं, क्यों नहीं बहस में आ रही? हिंदी अध्यापक क्यों नहीं, क्योंकि हिंदी में 50,000 अध्यापक हैं पूरे देश में, ये क्यों नहीं इस बहस को ला रहे हैं? ये आज भी एक सवाल है, इसलिए कि अभी भी ये जातिवाद पूरी तरह से हावी है। उसको तोड़ने की कोई कोशिश नहीं कर सकता, क्योंकि हिंदी का जो अध्यापक है वो इसका सबसे अधिक रक्षक है। और ये बात आप एक अध्यापक होते हुए कह रहे हैं? जी, मैं अध्यापक हूँ। मैं 30 वर्ष मैंने अध्यापन किया और मैंने इस चीज़ को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन एक अकेला चना जो है वो बाहर नहीं झोंक सकता, क्योंकि हिंदी का जो अध्यापक है वो केवल अध्यापक नहीं है, वो उसकी पाठ्य पुस्तकें भी हैं। हिंदी के अध्यापक की वो चयन समिति में भी है, वो दूसरे अध्यापकों का चुनाव भी करता है, वो प्रोफेसर भी है, वो डीन भी है, वो मैनेजमेंट भी कर रहा है। तो वो एक बहुत बड़े बाजार का वो काम करता है। इसलिए हिंदी का अध्यापक अपनी व्यवस्था को डिस्टर्ब या उसको तोड़ना नहीं चाहता। इसमें आप देखिएगा कि जैसा आपने कहा कि इसके साथ एक बहुत बड़ा जो अर्थ तंत्र एक जुड़ा हुआ है हिंदी के कारोबार के साथ। तो एक तरफ वो बड़ी संख्या में लोग हैं जो लिखकर एक तरह से अपने लिए लेखन के महल बनाते हैं, मतलब एक उसमें थुन्नी और बनेरा लगाकर तंबू तानते हैं अपने लेखन का। एक तरफ वो हैं, दूसरी तरफ ऐसे लोग जो हाशिए पर रहकर ही एक ही किताब आएगी या नहीं आएगी तो भी वो अपना काम करते रहते हैं। एक और सज्जन हैं, अगर आप देखिए, हो सकता है वो बहुत सारी आवाजों का कोई एक समेकित पुंज हो, संजय चतुर्वेदी जिनका नाम है। अब उनके चिंतन और उनके इस सब कामों पर की जाने वाली टिप्पणियों में कितनी जिम्मेदारी और कितना उसको स्थान दिया जाना चाहिए, महत्व दिया जाना चाहिए या उस पर विचार किया जाना चाहिए? कभी आपने उनकी लिखी हुई चीजों और उनके सोचने के तरीके पर विचार किया है? इरफान भाई, ये हिंदी का एक लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में संजय चतुर्वेदी भी है। आप देखिए कि संजय चतुर्वेदी की सर्वाधिक अच्छी कविताएं पहल नहीं छापी। संजय चतुर्वेदी से हमारे अनेक मतभेद हैं, लेकिन संजय चतुर्वेदी पर अभी कुछ दिन पहले हमने एक गंभीर लेख छपवाया और उसको लिखवाया, उस पर बहस करवाई, समझिए।
जबकि संजय चतुर्वेदी से एक संपादक के तौर पर, एक मित्र के तौर पर, एक लेखक के तौर पर मेरी बहुत सारी आपत्तियां हैं। लेकिन जो लोकतंत्र है उसमें हर आदमी की एक जगह है। ये हमको अपने संपादन कला में लाना होगा और हमको अपनी सोच में लाना होगा, अपने अध्यापकों को लाना होगा, हिंदी के पाठकों को लाना पड़ेगा, हिंदी के आलोचकों को लाना पड़ेगा। केवल संजय चतुर्वेदी का सवाल नहीं है। हिंदी में तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो बड़े से बड़े लोगों को नकार देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि नामवर सिंह ने अपने जीवन में रामविलास शर्मा के खिलाफ कितना काम नहीं किया। आलोचना का एक अंक था जिसके अंदर उनके खिलाफ 4 बड़े बड़े लेख छपे। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है ये हमको कि हम अपने भाषा के, अपने साहित्य के लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को, चूँकि हमारी सोसाइटी में ही लोकतंत्र नहीं है, परिवारों में ही लोकतंत्र नहीं है, इसलिए हमारी भाषा और हमारी साहित्य में भी वो लोकतंत्र नहीं है और वो उसके शिकार बड़े बड़े लोग हैं और उसमें भी जातिवाद ही अंततः हावी है। जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की लड़ाई है ब्राह्मण क्षत्रिय की, वही लड़ाई जो है आलोचना, हिंदी आलोचना में भी ब्राह्मण क्षत्रिय की लड़ाई चल रही है आज भी। इस लोकतंत्र की एक्सरसाइज करने की प्रक्रिया में, मतलब क्रम में कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आप दुश्मन के हाथों के हथियार बन जाएं। मतलब आप एक ऐसी पराई भाषा बोलते हुए और खासतौर पर सोशल मीडिया के जमाने में बिना संदर्भ और उस पूरी यात्रा को समझे अनेक लोग, हो सकता है संजय चतुर्वेदी के साथ इसलिए खड़े हों क्योंकि वो प्रगतिशीलों पर सीधा प्रहार कर रहे हैं। और वो किस प्रकार के प्रगतिशीलों पर कर रहे हैं, उनका इरादा क्या है, जाहिर है कि उस रचना के स्ट्रक्चर में वो सब कुछ बता नहीं सकते। तो अनेक ऐसे लोग जो प्रगतिशीलता का विरोध करते हैं वो उनके साथ खड़े मिलते हैं। इस तरह आप अपने दुश्मन के हाथों के खिलौने बन जाते हैं। ये उसका मुझे कई बार लगता है। नहीं, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बात सही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब हम रीतकाल के कवियों को अपने साहित्य के इतिहास में जगह देते हैं, जिनको प्रगतिशील लोग मानने को तैयार नहीं थे, उनकी रीतकालीनता के कारण छायावाद का भी खिलाफत, मुक्तिबोध ने ही सबसे पहले कमानी पर किताब लिखी, नहीं तो छायावाद के खिलाफ भी प्रगतिशील लोग थे। तो इस पर एक पुनर्विचार तो हम लोग को करना चाहिए ना पूरा चीज़ों को, कि किसी दूसरे के लिए भी स्पेस तो है कि नहीं है। दूसरी बात ये कि अब ये कॉन्ट्रडिक्शन है बहुत बड़ा। संजय चतुर्वेदी के करीब 40 पत्र मेरे पास हैं। अगर मैं उनको प्रकाशित कर दूं तो आपका जो विचार उनके बारे में है, हालांकि वो विचार उनकी कविताओं को लेकर बना है, वो खंडित हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत अंदर तक जा कर के प्रवेश करके किसी चीज़ को, कई बार होता है कि निजी कारणों से लोग एक दूसरे की खिलाफत करने लगते हैं। ये भी हिंदी में बहुत ज़्यादा है, जो नहीं करना चाहिए, निजी कारणों से नहीं करना चाहिए। ऐसे संजय चतुर्वेदी के बाद हिंदी में नए ऐसे बहुत से लोग पैदा हो गए हैं, इस समय हैं, जो सोशल मीडिया में भी सक्रिय हैं और कोई लिखते पढ़ते भी हैं। तो ये दिक्कत तो है और ये दिक्कत मुझको लगता बनी रहेगी, ये संघर्ष चलता रहेगा। अच्छा, अपनी स्मृति के आधार पर हमसे कहिए कि पहल छापते हुए ऐसे कौन से लेखक थे जिनमें आपने बहुत संभावनाएं देखी थी, लेकिन अनेक कारणों से फिर वो अपनी उस चमक को बनाए नहीं रख पाए, या किन्हीं कारणों से लेखन से निकल गए? एक मुझे स्मृति में अभी याद आ रहा है कि राजीव सभरवाल एक बहुत अच्छे हिंदी के कवि थे, नए कवि थे, और उनकी कई कविताएं पहल में छपी और बहुत सराही गई। उनका संग्रह भी आया, सब कुछ है, लेकिन अंततः वो कहाँ लुप्त हो गए पता नहीं। ऐसे बहुत सारे लेखक होते हैं जो आते हैं, लुप्त हो जाते हैं। हम उनको प्रोत्साहित भी करते हैं, उनको स्पेस भी देते हैं, लेकिन उनके अंदर लगता है कि या तो कोई भटकन होगी या आत्मघात होता होगा कोई इस प्रकार का। इस तरह के कुछ लोग हैं जो कि पहल में आए और चले गए। लेकिन तत्काल तो मुझे राजीव सभरवाल का ही नाम याद आ रहा है, जो बहुत पोटेंशियल कवि थे, बहुत अच्छे कवि थे। और चूंकि बहुत से आप अनुवाद भी छापते हैं पहल में, अभी कुछ ऐसे अनुवाद जो आपके उसमें सूची में है कि हाँ, इस भाषा का, चाहे वो भारतीय भाषा हो या विदेशी, आना चाहिए और नहीं हो पा रहा है? अभी हाल में हमने जॉन जर्जन का, एक अमेरिका के बहुत बड़े मार्क्सवादी विचारक हैं, उनका इंटरव्यू छापा था और जॉन जर्जन को ने उसको बहुत पसंद भी किया उस बात को,
ऐसे बहुत सारे विचारक हैं, नए विचारक, जिनकी चीज़ें आनी चाहिए सामने और जिन पर लोगों को विचार भी करना चाहिए।